ये जो इतने फ्रॉड हो जाते हैं, बिल्डर हमें धोखा देते हैं, तो कैसे इन फ्रॉड से बचा जा सकता है। दूसरा सवाल मेरा कि अगर कोई फ्लैट लेने जा रहा है तो उसको कौन सी ये 4-5 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए। यहाँ पे हमारे को ना दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेश प्रॉपर्टी, कि आप कोई फ्रेश प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका रीसेल प्रॉपर्टी या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। रियल एस्टेट का अभी क्या फ्यूचर है इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो 2026 या अभी दिवाली आ रही है, इसके बाद कुछ चेंजेस आने वाले हैं। रियल एस्टेट का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो डेवलपर गुड़गांव और नोएडा जैसी सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, दे ऑल आर मेजर डेवलपर्स। मतलब वी हैव इट कि हाँ जी ये मेजर डेवलपर है। वो सारे डेवलपर आज कौन कौन सी सिटी में मूव कर रहे हैं? आप धोलेरा देख लो सर, ठीक है, आने वाले टाइम का सर दूसरा सिंगापुर है, शंघाई है सर। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं 10-15 सालों के लिए, तो दिल्ली एनसीआर में कहाँ पे ले सकते हैं? गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट, कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देखिए, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, गोल्ड जो है ना, गोल्ड उसकी एक लिमिट है। आप कितना ले लेंगे सर? नहीं, पेपर में तो कितना भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा लैंड इज लीगेसी। ये फेस्टिवल में बड़े लुभावने ऑफर भी आते हैं बिल्डर्स की तरफ से। कोई कह रहा है कि ये कार ले लीजिए, सोने का सिक्का ले लीजिए, फ्रिज, टीवी। तो ये लुभावने ऑफर में फंसना चाहिए क्या? देखिए सर, इसको लुभावना मैं बोलूँगा ये एक सेकेंडरी फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर है कि इन चीज़ों के साथ ना लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। भूकंप को लेके क्या कहेंगे आप? भूकंप के बारे में ये कहना चाहूँगा सर, देखिए हर सोसाइटी जो होती है ना, वो 6.5 हेक्टेयर का भूकंप जो है झेल सकती है। 6.5 हेक्टेयर का, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर ही होता है। तो अभी तक तो खैर देखो, मैंने तो कोई ऐसा एपिसोड देखा नहीं है। बाकी जब हिलती हैं तो सर देखो, एक 2 स्टोरी का घर भी हिल जाता है। हम सबका एक सपना होता है, एक घर हो अपना। जैसे ही हमारी जॉब लगती है तो हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, पैसे जोड़ना चालू कर देते हैं कि एक दिन अपना घर बनाएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आपने आजकल देखा होगा कि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो रोज़ सुबह एक ना एक खबर आती है कि इस बिल्डर ने इतने का फ्रॉड कर दिया, 20 लाख की ठगी हो गई, प्लॉट खरीदते समय 40 लाख रुपए मार दिए और प्लॉट भी नहीं मिला, फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई और पता चला कि वो फ्लैट पहले से ही किसी के नाम रजिस्टर्ड था। इस तरह की धोखाधड़ी बहुत आम बात है रियल एस्टेट के बिजनेस में। प्रॉपर्टी डीलर्स हमें बहुत से वादे करते हैं, बिल्डर्स बहुत से वादे करते हैं और बाद में उससे मुकर जाते हैं। कैसे हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं, आज का एपिसोड इसीलिए मैं करने वाला हूं। और हमारे आज के गेस्ट बहुत ही खास हैं, दीपक मदान जी। पिछले 15 सालों से ये प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं। इनकी खुद की कंपनी है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस के नाम से, उसके आप एमडी हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म सर। तो दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इतने फ्रॉड हो जाते हैं, बिल्डर हमें धोखा देते हैं, तो कैसे इन फ्रॉड से बचा जा सकता है। दूसरा सवाल मेरा कि अगर कोई फ्लैट लेने जा रहा है तो उसको कौन सी ये 4-5 चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए। देखिए सर, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी में आइडियली लोगों को समझ क्या आता है कि मैंने कुछ खरीदना है, ठीक है, और मैं सेलर से कुछ लेने जा रहा हूँ, ठीक है, जो सामने बेचने वाला है। बट यहाँ पे हमारे को ना दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेश प्रॉपर्टी, कि आप कोई फ्रेश प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका रीसेल प्रॉपर्टी या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी डेवलपर की फ्रेश प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो मैं एक बात बता दूं सर, ऑडियंस के लिए ये सबसे बड़ी आज की डेट में बहुत अच्छी बात है कि जब से रेरा आया है तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड का रेशियो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ है जी। बिकॉज पहले एक थोड़ा कम हुआ है, हाँ थोड़ा कम हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है, फिर भी मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरा मानना ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो एज अ बायर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि व्हेन यू आर गोइंग विद द फ्रेश प्रॉपर्टी, जब आप कोई फ्रेश प्रॉपर्टी प्लान करें तो आप 3 चीज़ों को ज़रूर देखें सर जी।
पहला है आपका प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ठीक अच्छा। है, कि जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। अगर उस कंपनी का प्रोफाइल ये है कि पीछे 10 सालों में, 8 सालों में, 5 सालों में, 15 सालों में डिलीवरी का स्टेटस अच्छा है, बिकॉज क्योंकि हर डेवलपर ये मेंशन करता है कि उसने कितने ड्रीम होम डिलीवर की हैं, कितने ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कितने अपकमिंग प्लान हैं। तो इस तरीके का जो डेवलपर होता है ना, तो वहाँ पे आपका जो रिस्क फैक्टर होता है, रेशो होता है, वो कम होता है या ना के बराबर होता है, आप ये लगा लीजिए। दूसरा आप चेक करिए सर कि प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। अगर मैच करता है तो ही आप उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई डेवलपर है, उसके पास रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, कमर्शियल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट सूट करता है देन यू कैन गो विद हैजल फ्री, आप उस प्रोडक्ट पे जाइए। उसके बाद आप चेक करिए कि जो डेवलपर का पेमेंट प्लान है क्या वो आपको कंफर्टेबल है या नहीं। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप प्लान कर रहे हो सर 1 करोड़ का, ठीक है, कस्टमर डेवलपर का पेमेंट, डेवलपर का जो प्लान है वो प्रॉपर्टी के है, प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का है, और प्लान ये है कि आपने आने वाले 2.5-3 साल में पैसे देने। तो कई बार क्या होता है कि डेवलपर कस्टमर का भी ये माइंडसेट होता है कि अभी तो मेरे को पैसे 3 साल में देने हैं, तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूँगा, जब तक मेरे पास है मैं दे देता हूँ, ठीक है, जब लास्ट में देने होंगे तो फिर मैं लोन करा लूँगा, या कई चीज़ें उसके मन में आती हैं। तो प्रॉपर्टी वही प्लान करें जिसका आप इजीली बजट प्लान कर सकते हैं, या तो आपके पास हो या आपको लगता है कि जब डिमांड आएगी तो मैं इसका लोन करा लूँगा। तो ये 3 चीज़ें जब आप चेक कर लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप 50% सेफर जोन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर जिस प्रोजेक्ट पे आप प्रॉपर्टी को प्लान करने वाले हैं, ठीक है, मान लीजिए अभी बिल्कुल टेबल लैंड है, अभी आज खाली डेवलपर आपसे डिस्कस कर रहा है कि ये मेरा लैंड बैंक है, आने वाले 5 सालों में इसके ऊपर मैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट दूंगा बना के, इसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मॉल बनेगा, ठीक है, इसके अंदर ये फैसिलिटीज आएंगी। तो उसमें सबसे पहले आप लैंड का LOI चेक करिए। LOI, LOI ये क्या होता है लेटर सर? ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट। इंटेंट, यस। अच्छा। आप वो चेक करिए डेवलपर के पास वो है या नहीं है, ठीक है। अच्छा। ऑल दो डेवलपर बिना LOI के प्रॉपर्टी नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, बट फिर भी आप चाहें तो उनके ऑफिस में जाके वो LOI देख सकते हैं, ठीक है। LOI के बाद ठीक एक 3 महीने के बाद एक प्रोसेस आता है जो एक और आपको लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। फिर आप वो लाइसेंस भी या डेवलपर के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे, डायरेक्टर लेवल को बोलेंगे, तो वो आपको ऑफिस के अंदर वो लाइसेंस की कॉपी दिखा देंगे। और लाइसेंस के बाद आता है रेरा आपको, ठीक है। रेरा की कॉपी है तो सर लैंड टाइटल बिल्कुल क्लियर है, ये तो है फ्रेश प्रॉपर्टी की बात। आपने पहले 3 चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चेक की, जो आपका इंटरेस्ट था कि मैंने डेवलपर का प्रोफाइल चेक कर लिया है, मैंने प्रोडक्ट भी देख लिया, मैंने प्लान भी देख लिया, तो ये सारी 3 चीज़ें आपको फिट बैठती हैं तो आप करिए, ठीक है। उसके बाद 3 चीज़ें आपने देखनी है, लेटर ऑफ इंटेंट, लाइसेंस और रेरा। अगर रेरा आ गया है तो डेवलपर, देखिए आज की डेट में जैसे कहते हैं ना सर, बैंक के ऊपर आपका सेबी है, ठीक है, सॉरी बैंक के ऊपर RBI है, ठीक है, इंश्योरेंस के ऊपर सेबी है जी। तो ये जो फ्रॉड वाला कॉन्सेप्ट है ना सर, प्रॉपर्टी के साथ बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है ना, बट दैट टाइम हैज गॉन अवे। अगर मैं 2014-15 की बात करता हूँ तो पहले रेरा नहीं था। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सभी, लेकिन हाँ कुछ केसेस हुए हैं, चाहे वो आप डेवलपर लॉबी के एंड पे लगा लीजिए, या कुछ कस्टमर्स की भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, कि जिनकी वजह से वो फ्रॉड शब्द है वो प्रॉपर्टी के साथ जुड़ गया। बट आज की डेट में वो रेशो बिल्कुल कम है सर। अच्छा। हर डेवलपर ये चाहता है कि मेरी वास्ट डेवलपमेंट हो, मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट आए, ठीक है, और मैं जो है आगे और चीज़ें लाता रहूं, और मेरा जो है वो ये जो कारवा है ये चलता रहे। डेवलपर, कोई भी डेवलपर आज की डेट पे ये नहीं चाहता कि मेरा एक प्रोडक्ट हो, एक ही प्रोडक्ट पे लगा रहूं, नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो लाना चाहते हैं। उसमें रेजिडेंशियल है, फ्लोर्स हैं, उसमें आपका कमर्शियल है, कमर्शियल में भी अब बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो हर डेवलपर ये चाहता है कि मेरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी कस्टमर को इंटेंशनली जो है ब्रीच करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो यू आर फिट फॉर if you are going with the fresh properties.
अब इसके बाद आती है सर कोई रीसेल प्रॉपर्टी की बात। जी, रीसेल अगर कोई कर रहा है। यस, रीसेल को हम ये कह सकते हैं, जैसे फ्रेश मार्केट को हम बोलते हैं इट्स अ प्राइमरी मार्केट, ठीक है, तो रीसेल को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मार्केट। अच्छा। उसमें डेवलपर का रोल सर ना के बराबर होता है, कम होता है, बिकॉज क्योंकि उसमें पहले ऑलरेडी एक बायर है, वो डेवलपर से ले चुका है, ठीक है ना। इसमें हम ये बोल सकते हैं कि पहली जो जैसे होती है ना वो कन्वेंस डीड होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री होती है, तो पहली कभी भी रजिस्ट्री नहीं होती, पहली कन्वेंस डीड होती है, ठीक है। तो जब आप सेकेंडरी मार्केट यानी कि रीसेल प्रॉपर्टी में जाते हैं ना, तो आपको 3-4 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है सर। उसमें क्या है, देखो, या तो आप खुद वेरीफाई कर लीजिए या एक अच्छे एडवोकेट की हेल्प लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि प्रॉपर्टी को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी सर। जैसे सबसे पहले आप खसरा और खतौनी नंबर चेक करिए, आप प्रॉपर्टी का टाइटल डीड चेक करिए, ठीक है। इसके अलावा एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, दैट नोटिफाई कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, प्रॉपर्टी जो है ऑनर ने वो कहीं गिरवी तो नहीं कर रखी, मॉर्गेज पे तो नहीं है। हाँ, ये भी तो बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल लोन रख देते हैं, प्रॉपर्टी को गिरवी रख Yes. देते हैं और बेच देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी जो होता है वो आपको प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। इसके अलावा आप चाहें तो बैंक से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ़ इन केस कोई लोन चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, तो आप ऑनर को ये बोल सकते हैं कि आप बैंक से हमारे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट ला के दें, ठीक है ना। इफ़ इन केस लोन क्लियर है आपका, लोन पहले था, आज की डेट में क्लियर है, बट फिर भी आप कस्टमर को बोल सकते हैं, क्योंकि बैंक की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बाद में। तो एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं जो है वो हेल्प करता है प्रॉपर्टी के टाइटल को क्लियर करने में, जी। आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जब आपको सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो उसके बाद आप रजिस्ट्री कराएं, और रजिस्ट्री के बाद जो है दाखला खारिज ज़रूर कराएं कोर्ट में। अच्छा। तो दाखला खारिज एक मतलब वो चीज़ है जो रियल में आपको ऑनरशिप प्रॉपर्टी की दिलवाती है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें आप करते हैं तो वो फिर प्रॉपर्टी फ्री फॉर मतलब फ्री फ्रॉम एनी हेजल्स आप उस पे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक स्टेप आप और कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी का एफएसआई ज़रूर कराएं। एफएसआई। हाँ जी, एफएसआई में क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रॉपर्टी के ऊपर निर्माण कितना कर सकते हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ जी, वैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा भी आप ये देखिए कि आसपास जो है मतलब लैंड में पानी कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसी है, ठीक है, आसपास मार्केट का सिनेरियो क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बट वो एक रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट अगर मैं लैंड के टाइटल क्लियर की बात करता हूँ तो ये चीज़ें इनफ है। ओके। तो इन सब चीज़ों को अगर आप वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो आप सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी मतलब ये सेटिस्फेक्शन रहेगी। मतलब आपका मन अंदर से बोलेगा यस आपको जाना चाहिए प्रॉपर्टी पे, आप जाएं। तो इन सब चीज़ों को जब आप करेंगे जी। तो आपको फ्यूचर में कोई किसी तरीके की कोई हर्डल्स नहीं आने वाली सर। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे उम्मीद है कि ये अगर देख लेते हैं दर्शकों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल सर। और आपने बड़ा पॉइंट वाइज बताया क्या क्या सर्टिफिकेट देखने हैं आपको, क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो मदान जी, ये बताइए कि रियल इस्टेट का अभी क्या फ्यूचर है इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो 2026 या अभी दिवाली आ रही है, इसके बाद कुछ चेंजेस आने वाले हैं? सर देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ना मैंने शुरू से, ठीक है, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने हमेशा ग्रोइंग माना है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर मैं गुड़गांव और नोएडा की बात करता हूँ तो ये 2 सिटी ना लोगों के लिए एग्जाम्पल रही हैं सर, जहाँ पे लोगों ने ना ट्रेमेंडस ग्रोथ देखी है सर, रैपिडली ग्रोथ देखी है, ठीक है। जहाँ पे आज 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी है, 250 करोड़ का अपार्टमेंट भी है, हाँ। कोई ना कोई तो ले ही अभी रहा है अभी 250 करोड़ का बिका 250 है करोड़ का भी बिका है गुड़गावा सर। में। तो ग्रोथ को लेकर देखिए सर, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं पर्टिकुलरली किसी सिटी की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा सर रियल एस्टेट का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो डेवलपर गुड़गांव और नोएडा जैसी सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, दे ऑल आर मेजर डेवलपर्स। आप यू नेम इट, मतलब वी हैव इट कि हाँ जी ये मेजर डेवलपर है। आप वो सारे डेवलपर आज कौन कौन सी सिटी में मूव कर रहे हैं, आप धोलेरा देख लो सर, ठीक है, आने वाले टाइम का सर दूसरा सिंगापुर है, शंघाई है सर, ठीक है। आप गोवा देख लो सर, हर दूसरा डेवलपर आज की डेट में गोवा मूव कर रहा है, एंड इवन हर दूसरा कस्टमर भी, दे आर लुकिंग अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी इन गोवा, ठीक है। आज आप वृंदावन देख लो जो कृष्ण की भूमि है सर जी, आज सारे डेवलपर वहाँ पे हैं सर। आप सोनीपत देख लो सर, आप रुद्रपुर देख लो सर। तो ये शहरों में डेवलपर का जाना
इन शहरों में एंड यूजर्स का जाना, इन शहरों में इन्वेस्टर्स का जाना, इट सिंपली मीन्स कि पीपल आर लुकिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हमारे को फ्यूचर में वो एप्रिसिएशन मिलने वाला है जो आज से 10 साल पहले अगर किसी ने गुड़गांव में इन्वेस्ट किया था, व्हाट काइंड ऑफ एप्रिसिएशन दे आर गेटिंग, कैन यू इमेजिन सर? मतलब आप लेके चलो सर 20-25 गुना एप्रिसिएशन है सर। आज मैं चलिए आप ही से एक सवाल पूछता हूँ, 15-20 साल पहले क्या रेट थे गुड़गांव के? 15-20 साल मेरे ख्याल से 40-50 लाख में मिल जाता था। आज सर 4.5 लाख रुपए में भी नहीं मिलता सर। हाँ। लोकल डेवलपर का फ्लोर है जो आपको 4-4.5 करोड़ में मिलता है सर। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं सर, आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में सर बहुत बूम आने वाले हैं सर। ठीक है, लोग अब अवेयर हो चुके हैं और जो रेरा अथॉरिटी है, ठीक है, ये बॉडी आने से लोगों के अंदर से जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया है कि हमें किस तरीके से अपने आप को जो है एक सेफ प्रॉपर्टी लेकर थोड़ा सा वेट करके, क्योंकि देखिए सर कोई भी प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा इंतजार मांगती है सर जी। ठीक है ना? दो ही ऑप्शन होते हैं सर, अगर आप एक ठीक ठाक प्रॉपर्टी में ठीक ठाक रेटों पे जा रहे हो तो गिव सम टाइम टू द प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन दे। अदरवाइज ऑलरेडी एक एप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो देन फिर वो आपका बजट होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर, ठीक है, एंड इफ यू आर अ प्रॉपर्टी जो आपका एप्रिसिएशन दे, तो एक ऐसा शहर सिलेक्ट करिए जहां अभी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट। और अगर आपको लेके रहना है, वहाँ पर शिफ्ट होना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यस, उसके लिए फिर आपको सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप प्लॉट ले रहे हैं तो दैट शुड बी अ प्रीमियम प्लॉटेड डेवलपमेंट, उसके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ हो, पार्क हो, जिम हो, क्लब हो, ठीक है, और बेसिक कम्युनिटीज सारी होनी चाहिए, पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि आपने रहना है सर, ठीक है ना, तो एट प्रेजेंट वो उस टाइम होनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्लॉट लोगे फिर उसको बनाओगे, बनाने में भी आपको 1 साल लगेंगे, तो जब तक वो बन के रेडी होगा, ठीक है ना, तो तब तक वो सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे रूप में आपको मिल रही होंगी सर, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो आपको चाहिए सर। तो दीपक जी, आपने ये कुछ शहरों के नाम बता दिए हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने गोवा बताया, रुद्रपुर बताया, आपने एक अहमदाबाद के पास बताया एक। तो मैं अब आपसे आता हूँ कि हम लोग तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखने जाते हैं तो गुड़गांव भी फुल हो गया है, नोएडा भी फुल हो गया है, ग्रेटर नोएडा में भाग रहे हैं लोग। तो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम जा रहे हैं 10-15 सालों के लिए, तो दिल्ली एनसीआर में कहाँ पे ले सकते हैं? दिल्ली एनसीआर में देखिए सर, मैं बात करूंगा जैसे अगेन आई कम टू द सिटी गुड़गांव और नोएडा। सर दोनों कॉस्टली हैं सर आज की डेट में, ठीक है। तो अगर मैं एनसीआर की बात करता हूँ तो आज एनसीआर के पास एक शहर है फरीदाबाद सर। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। आज आप फरीदाबाद को वो देख सकते हो सर जैसे 10 साल पहले आपका गुड़गांव था सर। अच्छा। यस, फरीदाबाद के अंदर मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, कैसे रोल प्ले करेगा जैसे आपका गुड़गांव में NH8 ने की है, ठीक है, और फरीदाबाद में ही आप जेवर एयरपोर्ट, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये कैसे रोल प्ले करेगा सर? इज इक्वल टू सर आपका IGA एयरपोर्ट सर, ठीक है, क्योंकि गुड़गांव की जो ग्रोथ है ना सर, वो कहीं ना कहीं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से हुई है। NH8 ने सपोर्ट किया क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो है थोड़ी सी आसान हो गई, तो सारा इंडस्ट्री वहीं पे आई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे वो IT है, ठीक है, तो सारी इंडस्ट्री वहाँ पे गई और वहाँ पे एकदम से रियल एस्टेट में बूम आया। द सेम थिंग इज नाउ गोइंग टू हैपन इन फरीदाबाद सर, द सेम थिंग। मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे आपका NH8 का काम करेगा, जेवर एयरपोर्ट आपका IGA का काम करेगा, उसके अलावा FNG है, उसके आपका मंजावली है, और दूसरा सर मैंने एक अभी बीच में बात बोली थी कि मेजर डेवलपर्स आर कमिंग टू द सिटीज, मेजर सिटीज, तो उन सिटीज में सर एक फरीदाबाद का भी नाम है सर। अच्छा, ठीक है ना? यस सर। तो फरीदाबाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं, फरीदाबाद में सर आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा टाइम देना है तो भी है, और अगर मान लो आपने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, ये आज ही बना के रहना है, तो वो भी आप कर सकते हो सर। और गाजियाबाद, उसका फ्यूचर कैसा है? गाजियाबाद सर देखिए, गाजियाबाद वेल सिटी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना गाजियाबाद का जब नाम आता है ना तो लोगों के थॉट प्रोसेस में एक आता है सर, गाजियाबाद इज कनेक्टेड टू द यूपी, ठीक है, वो यूपी का टच आता है ना तो उनको फील लगता है कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द दिल्ली NCR, ठीक है ना।
तो आप कभी भी देखिए सर, जब भी एनसीआर की बात होगी ना तो गाजियाबाद का नाम 5वें नंबर पे आता है। अगर ठीक गुड़गांव है, भी हरियाणा में आता है, पहले गुड़गांव आता है, फिर वो भी हरियाणा में है, फरीदाबाद भी हरियाणा में है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यूपी का नाम आते थोड़ा सा ये कुछ हाँ, जब यूपी का नाम आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस नोएडा आती है सर, नोएडा, कि नोएडा राइट। में प्रेफर करते हैं। हाँ, इन केस जैसे अब देखिए किसी की प्रॉपर्टी गुड़गांव में नहीं बन रही है तो दे आर प्रेफरिंग टू फरीदाबाद, बिकॉज क्योंकि फरीदाबाद इज लोकेटेड टू एडजेसेंट विद, ये कह सकते हैं गुड़गांव के, क्योंकि बीच में एक पहाड़ी ही आती है। ठीक है, वो भी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गाजियाबाद भी ऐसा ही है सर। इफ समबडी इज नॉट प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहा है नोएडा के अंदर, देन ओनली इन दैट केस ही इज मूविंग टू गाजियाबाद, राइट। अदरवाइज उसको वहां जाना ज्यादा सही लगता है। नोएडा और ग्रेटर हाँ, नोएडा बिल्कुल 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 दोनों ही जगह अच्छी है। बिल्कुल सर। तो दीपक जी, अंदर की आज बातें निकल रही हैं, बहुत फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को भी, तो बने रहिएगा एंड तक। बहुत से क्वेश्चंस अभी मैं पूछने वाला हूं दीपक जी से आज, और ज़रूर आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है पॉडकास्ट, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। दीपक जी, ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट को लेके अगर हम जाते हैं प्रॉपर्टी में, तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अभी हम देखते हैं तो गोल्ड का बड़ा अच्छा रिटर्न आया इस बार, और सर 1 लाख तो पार हो ही गया था, अब 1.25 लाख भी पार होने वाला है मुझे लग रहा है। बिल्कुल सर। तो गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर देखिए, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा सर, गोल्ड जो है ना, गोल्ड, हाँ, उसकी एक लिमिट है। आप कितना ले लेंगे सर? नहीं, पेपर में तो कितना भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा लैंड इज लीगेसी। ठीक है ना, लैंड इज लीगेसी। तो लैंड की जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप एक बात मेरे को एक चीज़ बताइए सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे सर एक 100 करोड़ के अपार्टमेंट की और 250 करोड़ के अपार्टमेंट की। जी। तो इसको हम लोग चलते हैं सर 10 साल पीछे ही। आप इसकी ओपनिंग कॉस्ट क्या होगी सर? नहीं, मुझे ठीक है आइडिया ना। नहीं। देखिए, जब सोसाइटी पूरी बनती है, हाँ, ठीक है, उसके अंदर मेंटेनेंस एजेंसी आती है। बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो पूरी मेंटेन होती है। ठीक है, तो जब वो मेंटेनेंस अच्छे तरीके से होती है ना सर, और प्रॉपर्टी का जो लाइफस्टाइल होता है सर, ठीक है, लिविंग लाइफस्टाइल, वो ग्रूम करता है ना सर, तो बहुत सारे बायर्स बाय डिफॉल्ट आते हैं। जिन्होंने पहले नहीं ली होती ना, वो फिर बाद में ले लेते हैं, और फिर बाद में वही लोग लेते हैं जिस तब जब कॉस्ट होगी 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़, इस तरीके की कॉस्टिंग होती है। तो लैंड की इन्वेस्टमेंट ना हमेशा बेस्ट मानी गई है सर। ये मैं नहीं बोलता सर, आप हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, बिल्कुल। उनसे आगे भी आप देख के चलें, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे सर, ज़मीन का निवेश। ज़मीन का निवेश आपको सर, इसके अंदर जो ग्रोथ है ना सर, वो अनलिमिटेड है सर। यू कांट इमेजिन सर। एक कॉमन मैन सिर्फ इतना ही सोच सकता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया, मेरे को जब 2 करोड़ हो जाएंगे तो मैं देख लूंगा। बिल्कुल। आइदर मैं डिसीजन लूंगा कि मैं बना के रहूं या मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो 1 करोड़ का ना 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और 50 भी हो सकता है सर। बिल्कुल। तो उसकी गोल्ड के अंदर क्या है सर, गोल्ड के अंदर एक लिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है, उसको आप, ठीक है, एक डिफिकल्ट टाइम में उसको भी यूज किया जा सकता है, एक इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर भी रिटर्न्स हैं, उसके अंदर भी अप्रिसिएशन है। बट लैंड इज लैंड सर। लैंड की अप्रिसिएशन करना सर कोई अल्टरनेट नहीं है सर। लैंड ने बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को, जी, जिसे कहते हैं सर, रिच बनाया है सर। बिल्कुल। तो लैंड इन्वेस्टमेंट इज फार बेटर रादर देन गोल्ड एंड अदर ऑर्नामेंट इन्वेस्टमेंट सर। राइट। मैं सजेस्ट करूंगा गो विद द लैंड सर। लैंड के लिए ही Yes. जाइए आप। क्योंकि कलेक्टिव इसके अंदर आपका डिसीजन है सर, कलेक्टिव ओपिनियन है, ये मैं नहीं बोलता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे, पेरेंट्स बोलते थे, आज हम बोलते हैं, और अब जो मार्केट का सिनेरियो है वो भी यही बोलता है कि लैंड जो है हमेशा, और लैंड का भी आप देखिए ना सर, लैंड ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर डिप्रिशिएट। गोल्ड ठीक है, आज अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, एक टाइम पे न्यूट्रल भी होता है, और कई बार ये भी हो सकता है कि हाँ चलो ठीक है, डाउन पे भी जाए, ठीक है ना, आइडियली जाता नहीं है लेकिन न्यूट्रल पे तो आ ही जाता है, वो फिलहाल ठीक है कि अभी बढ़ रहा है। बट लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होती सर, लैंड हमेशा अप्रिशिएट करती है, लैंड फिर अपने भी आप अगर बोलती है अगर सर। सर मैं 2014 और 15 के बाद का पीरियड देखूं, पोस्ट कोरोना, तो 4-5 साल तो बढ़े ही नहीं, कुछ रेट्स भी नहीं बढ़े, ना फ्लैट के बढ़े ना प्लॉट के बढ़े। तो सर, अगर रेट नहीं बढ़ रहे हैं तो भी तो आपका घाटा है। सर यहाँ पे ना हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं सर, लैंड और अपार्टमेंट, लैंड वर्सेस अपार्टमेंट की। जी। अगर आप लैंड देखोगे ना सर, वो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग कोई सिनेरियो ऐसा हो, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई उस समय कुछ
परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं, ठीक है, कि नहीं बढ़े। लेकिन आप लैंड में देखिएगा, लैंड में हमेशा आपको बढ़ता हुआ प्राइस मिलेगा। ये जो ना बढ़ता हुआ प्राइस है ना, ये आप बात कर रहे होंगे अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट में सर बीच में एक ठहराव आता है सर, ठीक है ना। सपोज करिए आपने 80 लाख का एक अपार्टमेंट लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का हो जाएगा, 1.25 का हो जाएगा। और एक मैं अगर मान लो कॉमन मैन के थॉट प्रोसेस की भी बात करता हूँ, 1 का 2, 2 का 4, डबल से डबल 4 यानी कि आपका 6 गुना, 4 का 8 यानी 6 4 10 गुना, तो 25 गुना तक भी एप्रिसिएशन मैंने देखे हैं, ठीक है। और इससे भी बियॉन्ड एप्रिसिएशन है सर। डिपेंड करता है कि कौन सा डेवलपर बना रहा है सर, उसकी गुडविल कितनी है मार्केट में, किस स्टाइल की प्रॉपर्टी बना रहे हैं सर, ठीक है ना। और कितने टाइम फ्रेम में है, क्या उसमें फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो ये जब सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक पावर पैक तैयार होता है ना सर, तो ऑलरेडी आपकी एप्रिसिएशन सर प्री एडवांस तैयार हो जाती है। आपको पता होता है कि 5 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी कहाँ जाने वाली है सर। अच्छा, इसमें मदान जी मैंने देखा है कि 2 तरह के प्लान्स लेके आते हैं बिल्डर्स, और एक बार मैं फंस चुका हूँ, आपको बताऊंगा बाद में। तो एक होता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, मतलब कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा आपको वैसे वैसे पैसे देने हैं, 10% 20% ऐसे करके, और आपको केवल 10 या 5% दे के बुक करा देना है, राइट। और दूसरा होता है कि आप रेडी टू मूव है, बना हुआ है, आप जाइए, आप रजिस्ट्री कराइए और रहने रखिए। दोनों में से कौन सा आप प्रेफर करेंगे और दोनों में एडवांटेज क्या है? सर देखिए, ये डिपेंड करता है, पहली बात तो आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास बजट कितना है। अब जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन है, इसका मतलब ये है कि सारे पैसे इमीडिएट देने, ठीक है जी। आपके पास खुद फंड की अवेलेबिलिटी है, आप पूरा पे करिए, पोजीशन लीजिए, रहना शुरू करिए। नहीं है तो बैंक से लोन अप्लाई करिए, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है ना सर, ये वहाँ पे होता है जहाँ पे इन्वेस्टर को या एंड यूजर को ये लगता है कि मेरे पास जो फंड की अवेलेबिलिटी है ना वो लिमिटेड है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए की और मेरे पास मात्र 20 लाख रुपए है, और 20 लाख रुपए वो इनिशियल अमाउंट है जो डेवलपर और उसकी रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर रहे हैं इनिशियल पेमेंट के लिए, कि आपको रिमेनिंग पेमेंट यानी कि जो 80 लाख रुपए है वो आपने आने वाले 4 साल में देने। तो एंड यूजर और इन्वेस्टर इसमें कंफर्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि उसे अपना ये बैकअप पता होता है कि मेरे को आने वाले टाइम में कहाँ से पैसे आने, तो अगली जब डिमांड आएगी तो मैं कहाँ से भरूंगा। तो वो CLP, सबसे पहली बात तो सर कस्टमर की चॉइस होती है कि मेरे को CLP पे जाना है। कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तैयार होती है, आप बताइए सर, क्या डेवलपर बोलेगा इसको CLP में ले लो? नहीं। तो ये तो कस्टमर की चॉइस हो गई, इसमें डेवलपर की तो चॉइस ही नहीं है सर। बिल्कुल, ये तो कस्टमर। लेकिन थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं ना CLP में। CLP में थोड़े से सस्ते नहीं होते सर, वो एक्चुअली क्या होता है, इनिशियल प्राइस होता है सर। एक प्रॉपर्टी रेडी है, उसके ऊपर सारी कॉस्टिंग लग चुकी है, बिल्डर की पूरी कॉस्ट लग चुकी है, ठीक है, वो मार्केट में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी वो सर उसका एक मार्केट रेट होगा, करंट मार्केट रेट होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी का आज की डेट में मार्केट में क्या रेट होना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी है जो अभी तैयार नहीं हुई है, ठीक है ना, वो खाली एक ड्रीम है जो डेवलपर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसकी अजम्पशन कर रहे हैं कि ऐसा घर मेरे को 4 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। तो बट ऑफ वेस उसमें क्या होता है कि डेवलपर का एक पेमेंट प्लान होता है। तो पहली बात तो CLP हमेशा सर कस्टमर की चॉइस होती है, ठीक है। अगर कस्टमर ने उसको अडॉप्ट किया है तो, और उसको फॉलो करने के लिए कमिट भी कर रहा है, तो पहली चॉइस उसी की है, ठीक है। और दूसरा सर, आज की डेट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, इफ़ यू आर गोइंग विद द CLP प्लान ना, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान सर, तो आप ये लेके चलिए कि सर वो जब प्रॉपर्टी आपको बन के तैयार होके मिलेगी तो ऑलरेडी वो अप्रिशिएटेड ही होगी सर, ठीक है ना। कि उसमें CLP में ज़्यादातर इन्वेस्टर लोग एंटर करते हैं कि आज मान लो मैंने 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, ये उसका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, कल को जब प्रॉपर्टी रेडी होगी, वन प्राइस होगा, तो मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएटेड होगी सर। नहीं सर, दे तो दें टाइम पे, फ्रॉड तो यहीं पे हो जाता है सर। मैंने मेरे साथ खुद हुआ। हाँ। उन्होंने मुझे 3 साल का बोला कि 3 साल में आपको ये मिल जाएगा फ्लैट, और 3 साल बाद जब मैं वहाँ पे गया तो वो गड्ढा भी नहीं खुदा हुआ था बेसमेंट के लिए सर। तो देखिए, ये फील्ड यहीं पे तो फ्रॉड होता है ना सर, कि आप अगर टाइमली डिलीवर कर दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, मैंने ना बीच में एक चीज़ बोली थी सर, दैट टाइम हैज़ गॉन अवे। उस समय एक्चुअली क्या था, कोई अथॉरिटी नहीं थी सर। आज एक्चुअली क्या है सर, डेवलपर किसी ऊपर रह रहा है, ठीक है ना, जो नोटिस कर रही है सारी चीज़ों को। और क्या होता है सर, देखिए कोई भी डेवलपर ना किसी भी अथॉरिटी, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ आपको। आप बार बार रेरा का नाम ले रहे हैं। मैं अभी आपको फ़ोन करूँ तो मैं अपने फ्रेंड का एक केस बता सकता हूँ।
उसका पूरा पेमेंट हो गया है 95%, केवल 5% बचा हुआ है। बिल्डर फिनिशिंग करा के उसको पोजीशन नहीं दे रहा है, 1 साल से रोका हुआ है। आप उसमें से चेक करिएगा, एक्चुअली होता है कैसा, लास्ट के टाइम पे ना कहीं कोई पोजीशन चार्जेस होते हैं। कई बार क्या होता है कि कस्टमर भी उसको पे करने से एडमिट नहीं कर रहा होता सर। दे आर लॉट ऑफ रीजन सर। अदरवाइज आप एक चीज, आप मेरे को एक डेवलपर बताइए सर, मैं आपको डेवलपर का टेस्ट बताता हूँ सर, जिनका रेरा रिसीव्ड है, ठीक है, और आज के टाइम में जैसे मैंने बताया कि रेरा ऊपर सारी चीजें नोटिस कर ही रही है सर। रेरा की तरफ से हर डेवलपर को एक डिस्काउंट मिलता है सर। अगर आप अपना प्रोजेक्ट टाइम से पहले पूरा कर देते हैं तो लास्ट की जो ईडीसी की आईडीसी होती है ना, कोई एक अमाउंट होता है जो रेरा को पे करना होता है, वो डेवलपर को वेव ऑफ होता है। आइडियली ये अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में होता है, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग में भी होता है ये। तो हर डेवलपर ये, और वो अमाउंट ठीक ठाक होता है सर, हैंडसम अमाउंट होता है। हर डेवलपर ये कोशिश करता है कि उस प्रोजेक्ट को ना टाइम से पहले पूरा किया जाए ताकि वो लास्ट वाली वेव ऑफ मिल जाए। इसके दो एडवांटेज होते हैं, एक आपने ठीक ठाक अमाउंट बचा लिया, दूसरा आपने अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पूरा कर लिया, एक आपने टाइटल अचीव कर लिया, दूसरा 1000 अपार्टमेंट बनाए तो 1000 लोगों की आपने बेस्ट विशेस ले ली, उनको टाइम से घर मिल गया। तो आने वाला जो प्रोजेक्ट है ना आपका, उसको आपने प्री हिट कर लिया। बिल्कुल, ये 1000 लोग ही आपका अपार्टमेंट है ना, अगला प्रोजेक्ट आपका सुपर हिट कर देंगे सर। बिल्कुल। यही अपने नॉन्स को बोलेंगे, हमने लिया था, ऐसे लिया, टाइम पे मिल गया हमारे को, हम तो रह रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। तो हर डेवलपर ये कोशिश करता है कि रेरा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलें। और रही बात आपकी वाली की, सर देखिए 95, आप मेरे को एक चीज़ बताइए सर, एक प्रोजेक्ट 90% रेडी है, आप बताइए कि कौन ये चाहेगा कि 90 और 95% जिस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रेडी है, रेडी टू पोजीशन है, ठीक है, और फिर भी पोजीशन नहीं हो रही, तो उस केसेस में आप देखिएगा कि कई रेजिडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो लास्ट वाला अमाउंट होता है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्लस माइनस इश्यूज रेज करते हैं, ये क्या है वो क्या है। तो एक्चुअली क्या है, वो पोजीशन चार्जेस होते हैं, वो हर डेवलपर के अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोजेक्ट कैसा है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट के नेचर में दो चीज़ें आती हैं, प्रोजेक्ट अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग का है, नॉर्मल का है, या लग्जरी का है, तो उसके अमाउंट, उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो वेरी करता है। तो ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा सर कि 95% चीज़ रेडी हो तो वहाँ तो डेवलपर चाहेगा। इवन डेवलपर तो मैं कहता हूँ सर 95% जब प्रोजेक्ट रेडी होता है, डेवलपर पोजीशन से पहले फिट आउट दे देता है। डेवलपर आस्क टू द कस्टमर, कम टू द प्रोजेक्ट, स्टार्ट योर इंटीरियर वर्क, आप फिट कराइए। वो बात अलग है कि वो रहने की परमिशन नहीं देता है, बट फिट आउट दे देता है। तो यहाँ पे भी एक बार हमें इस क्लॉज को भी चेक करने की जरूरत है कि वहाँ पे क्या सिर्फ सुनी सुनाई बात को लेकर हम डेवलपर को ही बोल रहे हैं या एक्चुअल रीजन पे भी जा रहे हैं कि रीजन क्या है। राइट, इसको भी एक बार वेरीफाई करना ज़रूरी है। बिल्कुल मदन जी। तो आप जॉब करते थे पहले शायद, और उसके बाद में अपना बिजनेस आपने चालू किया? ये सर मैं पीछे 15 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही रहा हूँ सर। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम वृंदावन इन द ईयर 2011 सर, और लगभग 5 साल मैं रहा हूँ सर कृष्ण की भूमि में, मेरे ऊपर कृपा रही है सर। और फिर उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर्स आई वाज इन फरीदाबाद, एंड आफ्टर दैट आई शिफ्टेड फ्रॉम फरीदाबाद टू रीलोकेट फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव। तो बस गुड़गांव में भी मैं 6 साल रहा हूँ सर, ठीक है, और काफ़ी रिप्यूटेड डेवलपर के साथ मैंने काम किया है। बट रिसेंटली लास्ट 1 ईयर बैक इन द मंथ ऑफ जून ईयर 2024 तो मैंने आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर बाय द नेम ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस, ठीक है। और आज मेरे को लगभग 1.25 साल हो चुका है, तो सक्सेसफुली मैं चीज़ों को आगे लेके चल रहा हूँ सर। और सभी लोगों का साथ रहेगा तो आगे चीज़ें और आगे जाएंगी सर। वृंदावन में भी आप प्लॉट वगैरह देते हैं? जब वृंदावन सर देखिए, कोई भी शहर आप लेके चलें सर, हर शहर मिक्स है 5-6 चीज़ों का सर। आप उसमें प्लॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मिक्सिंग मैं क्यों बोलता हूँ सर, हर व्यक्ति पहले चाहता है मेरा प्लॉट बने, मेरी लैंड बने, क्योंकि मैंने पहले ही बोला लैंड इज लीगेसी। बिल्कुल। और लैंड को लेकर ना लोगों का थॉट प्रोसेस है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलते थे, मैं लूँ और मेरा पोता भी यूज करे। उन्हें ऐसे लगता है कि कोई परमानेंट चीज ले ली है, ये हमारी है, कहीं नहीं जाती, ठीक है। अब जो लोग लैंड नहीं ले पाते, अब एक बात बताइए, आज फरीदाबाद शहर में भी 2 लाख रुपए का रेट है सर पर गज का। आप 200 गज का भी लेते हो तो 2 दूनी 4 करोड़ हो गए आपके सर। तो आपके जेब में इतनी पॉकेट होनी, मतलब अमाउंट होना चाहिए। अब जो लोग लैंड नहीं ले पाते ना, वो फिर ले लेते हैं लैंड के ऊपर फ्लोर। सेकंड प्रेफरेंस आती है फ्लोर की, क्योंकि फ्लोर में क्या लिमिटेड लोग होते हैं। जैसे मान लो 200 गज का प्लॉट है, आपने सिल प्लस 4 बना लिया, 3 बना लिया, तो 3 या 4 फैमिली है,
ठीक है ना। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी की कॉस्ट है 4 करोड़, थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी निकाली तो वो कस्टमर के बजट के हिसाब से बन जाता है। 4 करोड़ है, उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ दिए 50 लाख रुपए, तो नाना करते 1.5 करोड़ में वो 4 लोगों को मिल जाती है। तो 1.5 करोड़ में आपकी फ्लोर बन गई। बिल्कुल। अब जिनका बजट 1.5 करोड़ का भी नहीं है वो फिर चले जाते हैं अपार्टमेंट में, क्योंकि अपार्टमेंट बेसिकली क्या है सर, नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग एट अ वन प्लेस सर, जी। ठीक है ना। तो जो फ्लोर भी नहीं ले पाते वो फिर चले जाते हैं अपार्टमेंट में, क्योंकि अपार्टमेंट में क्या है कि अपना सिक्योरिटी है, ठीक है, इन हाउस आपका फैसिलिटीज़ हैं, स्विंग आपका स्विंग एरिया है, कमेटी सेंटर है, और बहुत सारी लोगों का ना एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, उसमें पंजाबीज भी हैं, सिख भी हैं, बनिया भी हैं, बिल्कुल। ठीक है, दिल्ली एनसीआर, पूरा हिंदुस्तान रह रहा हाँ है। पूरा हिंदुस्तान एक सोसाइटी के अंदर रहता है। तभी देखिए इन्हीं सोसाइटीज़ की वजह से ही एक फेस्टिवल का कल्चर आज की डेट में बहुत डेवलप हो पाया, जी। ठीक है ना। अगर मान लो मैं पंजाबी हूँ तो मेरे को ये पता चला कि सिख में फेस्टिवल कैसे मनाए जाते हैं। अगर कोई सिख है तो उनको ये पता चलता है कि जैन धर्म में कौन से फेस्टिवल होते हैं। राइट। तो व्हेन वी आर कमिंग टुगेदर एट अ वन प्लेस दैट इज कॉल्ड अपार्टमेंट and we are celebrating festivals, so we can take the vibes of festivals कि how मतलब they people are enjoying the festival, मतलब ये होता क्या है। बिल्कुल। तो अपार्टमेंट की वजह से ये है कि फेस्टिवल, और देखिए हर डेवलपर वो माहौल देने के लिए अपनी तरफ से पहल करते हैं कि चलो ठीक है ये फेस्टिवल है हम सेलिब्रेट करते हैं, उससे एक हाइप भी बन जाती है। फेस्टिवल से याद आया हाँ कि फेस्टिवल में बड़े लुभावने ऑफर भी आते हैं बिल्डर्स की तरफ से। बिल्कुल कोई कह रहा है कि ये कार ले लीजिए, सोने का सिक्का ले लीजिए, फ्रिज, टीवी, तो ये लुभावने ऑफर में फंसना चाहिए क्या? देखिए सर, इसको लुभावना मैं बोलूँगा ये एक सेकेंडरी फैक्टर है। हाँ। फर्स्ट फैक्टर है कि इन चीज़ों के साथ ना लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। देखिए सर, हम उस देश के अंदर रहते हैं सर जिस देश के अंदर मान्यता ये भी है कि अगर पीपल के पेड़ पे धागा बांध दो ना तो मनोकामना पूरी होती है, ठीक है। सूरज देवता को जल चढ़ा दो तो अपने जीवन में भी प्रकाश आता है। गंगा नदी में अगर जल चढ़ा दो हरिद्वार जाके तो अपने पाप भी धुल जाते हैं। एक लड़की जब चांद को अर्घ चढ़ाकर, ठीक है, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है तो वो भी एक धारणा है, मान्यता है, और इन मान्यताओं की हम रिस्पेक्ट करते हैं। एंड दैट इज द रीजन दीज मूवमेंट्स कॉल्ड एज अ फेस्टिवल, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। राइट। तो पहली लोगों की हमें मान्यता को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लोगों की मान्यता क्या है कि त्योहारों पे घर खरीदना जो होता है वो अच्छा होता है। तो पहली बात तो लुभावना सेकेंडरी फैक्टर है। पहली बात आती है कि मैं एडमिट क्या करता हूँ, मैं मान क्या रहा हूँ। मैं मान ये रहा हूँ कि मेरे को त्योहारों पे लेना है। और इस चीज को ना सर देखिए क्या होता है कि जब अभिमन्यु मर रहा था, ठीक है, तो कृष्ण भगवान देख रहे थे। तो अर्जुन ने ये बात बोली थी ना कि भाई आप तो विधाता हो, बचा क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने बोला था ये विधि का विधान है, मैं सिर्फ मॉरल सपोर्ट करूंगा। सेम इज हैपनिंग विद द डेवलपर्स। डेवलपर्स इस चीज को ना मॉरल सपोर्ट करते हैं, इस चीज को कि मतलब अगर फेस्टिवल है तो उन्होंने जो ऑफर निकाले हैं ना वो कभी भी कॉस्ट नहीं बढ़ाते सर प्रोडक्ट की, कभी भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी दिवाली नहीं आई है, ठीक है, अभी 1 महीना पहले आप प्राइस चेक कर लो, इसी प्राइस के ऊपर वो ऑफर निकालेंगे, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि मैंने घर लिया और घर लेने के साथ किसी ने मेरे को चांदी का सिक्का भी दे दिया तो ये अपने आप में शुभ माना जाता है, क्योंकि उस पर लक्ष्मी की मूर्ति बनी होती है जी, ठीक है ना, प्रतिमा बनी हुई होती है, तो लोग उसको पूछते हैं। किसी ने सोने का सिक्का दे दिया, सर ये तो है प्रॉपर्टी बाइंग की बात कि आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आपको गोल्ड कॉइन मिल गया। सर आप प्रॉपर्टी बाय नहीं भी कर रहे ना तो इन फेस्टिवल पे ये ऑफर निकलता है कि खाली आपने विजिट भी किया ना तो भी चांदी का सिक्का है, क्योंकि विजिट करने से ही आधा से ज्यादा लोगों का मन बन जाता है। अरे मैं सोच कुछ रहा था, मैं साइड पे आया तो मेरे को लगा कुछ और ये तो मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्यों ना, मैंने देख तो लिया ही है, डेवलपर भी ठीक है, सब ठीक है, मैं बना ही लेता हूँ। तो वो चांदी का सिक्का भी जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना सर, मान लो 100 लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डेवलपर को पता है कि ये प्रॉपर्टी लेने वाले नहीं है, ये खाली देखने आए, लेकिन उनमें से 2 लोग भी ले लेते हैं ना सर। हाँ। तो डेवलपर को भी ये लगता है कि हमारा एफर्ट जो है ना वो सही दिशा में गया, और कस्टमर को भी लगता है कि नहीं मैंने अच्छा किया देख के, उसके मन में हमेशा रहता है सर। देखिए लोग अपने ड्रीम होम को ना they want to make a story सर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर, every home make a story and every story makes a home। लोग अपने घर की कहानी बनाना चाहते हैं। आज आप नवरात्रों पे आज अपने घर में शिफ्ट हो जाइए, आई एम श्योर कि सर आप अपने पोते और उनके बच्चों को भी बताएंगे सर ये घर तो हम नवरात्रों में शिफ्ट हुए थे, बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि लोगों को एक कहानी बनाना पसंद है सर, राइट, ठीक है ना, अपने घर की एक पॉजिटिव
स्टोरी बनाना चाहते हैं लोग, उस स्टोरी को लोगों को बताना चाहते हैं सर। रादर देन आप ऑर्डिनरी डेज में शिफ्ट हो या आप किसी मेन फेस्टिवल पे शिफ्ट हो, जैसे दिवाली है। दिवाली बहुत क्रेजी फेस्टिवल है सर, लोगों के अंदर बहुत केस होते हैं। इस समय लोग रुके हुए हैं, मतलब जिन लोगों को प्रॉपर्टी लेनी भी है वो प्रॉपर्टी अभी फिलहाल 10-12 दिन के लिए रुके हुए हैं, बिल्कुल। बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर द डेज ऑफ नवरात्रि, 9 दिनों मान्यता। आप देखिए ना सर, पूरे शहर में एक ही वाइब होती है, पूरे विश्व में एक ही वाइब होती है। हमारे घर में माता के भजन, घर से बाहर निकलते हैं माता के भजन, मार्केट में जाते हैं लाल चुनरी, ठीक है, किसी से मिलते हैं तो तिलक, ठीक है, मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में वो वाइब। तो जब पूरे विश्व में एक ही वाइब है तो हम उस मान्यता को सर कैसे वो कर सकते हैं? तो डेवलपर है या फिर कंसल्टेंट है जो प्रॉपर्टी को अप्रोच कर रहे हैं, ये सिर्फ मॉरल सपोर्ट करते हैं कस्टमर को कि हम आपके साथ हैं, हम आपके डिसीजन के साथ हैं। आप नवरात्रों में लीजिए, आप दिवाली पे लीजिए, आप दशहरे पे लीजिए, तो ये एक मॉरल सपोर्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें इस सपोर्ट की ना हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये लोगों का बहुत अच्छा ओपिनियन है सर, ऐसा होता है, स्वयं लक्ष्मी विराजमान होती है सर। दीपक जी, एक और मुझे अचानक से याद आया कि बड़े बुजुर्ग हमारे बड़े डरते हैं वो 15-20 माले पे रहने से। वो उनको डर, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि भूकंप वगैरह भी बहुत आया दिल्ली एनसीआर में, और आते रहता है हल्का फुल, तो ये डर लगता है कि गिर ना जाए बिल्डिंग। और मुझे एक और डर लगता है लिफ्ट का, क्योंकि अभी मैंने हाल फिलहाल में देखे लिफ्ट के बहुत केस हुए। कोई 8 माले से गिर गई लिफ्ट, एक आदमी या मर गया। अभी गाज़ियाबाद में भी कई इंसिडेंट्स हुए। टाइम पे सर्विस नहीं कराते हैं लिफ्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी होती है। इन 2 पॉइंट्स पे आप मुझे कुछ बताइए। सर देखिए, मैंने ना एक चीज़ हम शुरुआती दौर में डिस्कस कर रहे थे कि एक सोसाइटी की कॉस्ट आती है 50, एक सोसाइटी की कॉस्ट आती है 100 करोड़। किसने 100 करोड़ का अपार्टमेंट भी लिया, 250 करोड़ का भी अपार्टमेंट लिया। सर आप अपार्टमेंट कोई भी ले रहे हैं, अपार्टमेंट लेने के बाद ना एक कॉस्ट आती है, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। आप देखिए, कोई भी जो प्रोजेक्ट है ना वो डेवलपर का बेबी है, एंड कोई नहीं चाहेगा कि मेरे बेबी को तकलीफ हो। बिल्कुल। हर डेवलपर ये चाहता है कि उसकी सोसाइटी स्वर्ग बन जाए, बिल्कुल, उसकी सोसाइटी स्वर्ग जी, बन जाए। जी। तो देयर इज अ नॉमिनल रनिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, एक सोसाइटी को चलाने के लिए कॉस्ट आती है। मेरा ये मानना है कि हर रेजिडेंस को ना वो बियर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आइडियली मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखा है कि मेंटेनेंस की कॉस्ट को लेकर लोग जो है कहीं ना कहीं अगेंस्ट रहते हैं, ठीक है। या तो कॉस्ट हाई है, इसको मिनिमाइज किया जाए, या और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप एक जेन्युइन कॉस्ट पे ना उस सोसाइटी को फ्रीज करिए और ये एडमिट करिए डेवलपर को कि हाँ हम इसकी कॉस्ट पे करते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड, आप ये लेके चलिए, वैल्यू एडेड सर्विसेज, जो आपकी सोसाइटी की वैल्यू को बढ़ाएंगी, ठीक है ना। अब सोसाइटी तो बन गई, केयर इंपॉर्टेंट है सर। कार आप 10 लाख रुपए की भी ले लो, अगर उसको केयर करके चला रहे हो, मेंटेन करके चला रहे हो, तो वो आपके साथ वो लॉन्ग रन में आपकी साथी बनकर रहेगी। बिल्कुल। और कार आप ले लो सर 50 लाख रुपए की, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो मेरे को नहीं लगता 5 साल भी आपका साथ नहीं पाएगी। तो सबसे पहले गो विद द राइट मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आप डेवलपर को पे करिए सर, ठीक है। अगर डेवलपर के उसमें है सोसाइटी, तो डेवलपर को पे करिए। आरडब्ल्यू के फॉर्म में है तो आरडब्ल्यू को पे करिए और सोसाइटी को अच्छा रन करिए। सोसाइटी की लाइफ जो है ना, सोसाइटी की एज वो अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी तो ये सारी चीज़ें मेंटेन होंगी। ये लिफ्ट का गिरना, ठीक है, ये प्लास्टर का झड़ना जो आप बात कर रहे हो, ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट की, लो मेंटेनेंस की निशानी है। और देखिए कौन अपनी जेब से कब तक भरेगा सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रेजिडेंट से भी, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि वो इस कॉम्बिनेशन को बराबर तक लेके आए कि जो सोसाइटी की रनिंग कॉस्ट है वो आराम से पे की जा सके, जो भी मेंटेनेंस वहाँ पे एजेंसी है। नहीं, पे तो करते हैं मेरे ख्याल से, वो तो मजबूरी है आपकी पे करना। सर एक्चुअली 1000 लोग हैं तो 1000 लोग में से 200 लोगों का उस पर ऑब्जेक्शन आता है, ज्यादा है, ठीक है, ये वाली कॉस्ट क्यों है, ये वाली क्यों है, ठीक है। आपको देखिए गेटेड कॉम्प्लेक्स चाहिए, इट मीन्स वहाँ पे सिक्योरिटी यानी गार्ड भी होने चाहिए, लिफ्ट की मेंटेनेंस है, अंदर पार्क है, अंदर आपका स्विंग एरिया है, ठीक है, आपका कॉमन पैसेज है, आपका कमेटी हॉल है, ठीक है, आपका क्लब है, स्विमिंग पूल है, इनकी मेंटेनेंस सर बहुत ठीक ठाक कॉस्ट होती है सर। तो अगर एक ठीक ठाक कॉस्ट से सोसाइटी को रन किया जाता है ना, तो सोसाइटी लॉन्ग रन में बहुत अच्छी चलती है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। तो जहाँ पे कॉस्ट कम रहती है ना, फिर वहाँ इंसान चीज़ों को खींचने की कोशिश करता है कि भाई लिफ्ट ठीक है, मेंटेन हो गई तो ठीक है, जब तक चल रही है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम भी अपने साथ ही आती है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ एंड्स।
आप डेवलपर एंड पे भी रहे और डेवलपर सपोर्ट करता है सर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है क्लोजली डेवलपर्स को कि जो सोसाइटी डेवलप हो जाती है उसको एक अच्छा चलाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। तो डेवलप रेजिडेंट्स को भी भूकंप को लेके क्या कहेंगे आप? भूकंप के बारे में ये कहना चाहूँगा सर, देखिए हर सोसाइटी जो होती है ना वो 6.5 हेक्टेयर का भूकंप जो है झेल सकती है, 6.5 हेक्टेयर का, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर ही होता है। तो अभी तक तो खैर देखो मैंने तो कोई ऐसा एपिसोड देखा नहीं है। बाकी जब हिलती हैं तो सर देखो एक 2 स्टोरी का घर भी हिल जाता है, ठीक है, पंखे हिलते हुए, ठीक है, सोसाइटी के अंदर किसी का मैं मैसेज देखता हूँ 15 फ्लोर पे पंखा हिल रहा है, तो अगर वो पंखा 15वीं फ्लोर पे हिल रहा है तो फिर वो 2nd फ्लोर पे भी हिल रहा है, ठीक है, चाहे वो अपने मकान में भी रह रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, इसके ना नॉर्म्स होते हैं। ये सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है, लेकिन जब किसी सोसाइटी का मान लीजिए ग्राउंड प्लस 21 फ्लोर का अप्रूवल है, तो इनमें 2 अप्रूवल पहले होते हैं, एक जो आपने ये अर्थक्वेक का बोला है और एक हाइट क्लियरेंस होता है, ठीक है। ये क्लियरेंस जब तक आपको नहीं मिलेगा ना तो डेवलपर को बनाने की भी अनुमति नहीं मिलती है सर। अच्छा, दे आर नॉट परमिटेड टू मेक हायर स्ट्रक्चर, ठीक है, विदाउट दीज 2 क्लियरेंस। अगर आप दिल्ली जैसे आसपास बना रहे हो ना तो आपको हाइट क्लियरेंस लेना जरूरी है, जस्ट बिकॉज ऑफ मूविंग एयर प्लेन्स। और ये आपका अर्थक्वेक है अभी, तो अर्थक्वेक वो गवर्नमेंट परमिट करती है कि किस हेक्टेयर के अर्थक्वेक को ये स्ट्रक्चर झेल जाएगा, तो वो ये परमिशन होती है सर। तो ऐसा नहीं है सर। तो बाकी तो सर देखिए जीवन ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है, कब क्या हो जाए। बाकी इक्वल रहता है सर, इट्स अ वाइस वर्सा। अगर 15 फ्लोर पे फैन हिल रहा है तो फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे भी हिल रहा है सर। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है सर। तो चलिए वो बात अलग है कि लोग अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं यही बोलूंगा कि वो फिर फ्लोर वाले भी बाहर आते हैं। हाँ, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए जब लोगों को लगता है कि अर्थक्वेक दिख रहा है, ठीक है, बिल्डिंग हिल रही है या घर हिल रहा है, तो वो रोड पे आ जाते हैं। तो ये फिर हर जगह ही होता है। हाँ ठीक है, आना भी चाहिए रोड पे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मदान जी, लास्ट में एक सवाल आपसे और ले लेता हूँ कि मैंने देखा है कि लोग कैश पे कुछ लोग लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग लोन लेके फ्लैट लेना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास में कैश होता है फिर भी लोन पे लेना प्रेफर करते हैं, उसके पीछे क्या राज है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है तो उनको लोन पे ही जाना होता है, लेकिन उसका आगे जाके बड़ा इंटरेस्ट उनको खलता है और उनको लगता है एक ट्रैप में हम फंस गए हैं। तो इस बारे में कैश और लोन कौन सा आप प्रेफर करेंगे और क्या क्या बेनिफिट हैं इन दोनों के? सर देखिए, पहला तो ना इस वाले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि कई लोगों की मजबूरी होती है, ठीक है, कि इनिशियल अमाउंट पे कर दिया उसके बाद वो लोन करा लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, वी शुड हैव टू से अ बिग बिग थैंक यू टू द डेवलपर्स। दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दोज दे आर लिविंग ऑन रेंट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये, चाहे भले ही वो रेंट भर रहे हैं, ठीक है, चाहे भले ही रेंट कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरेस्ट भर रहे हैं, बट एक पीस ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने अपना घर बना लिया, चाहे वो फ्लोर हो चाहे वो अपार्टमेंट हो, ठीक है। अदरवाइज इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी की घर बनाने में हेल्प कर पाए सिवाय एक अच्छे कंसल्टेंट के, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डेवलपर का थैंक्स बनता है, ठीक है। अब रही बात ये कि इसके बाद आती है 2 कैटेगरी सर, ठीक है, एक इन्वेस्टर और एक एंड यूज़र, कुछ भी लगा लो आप सर, ठीक है। अब कई लोगों को क्या होता है कि भाई मैं कैश पे लूँ या मैं पूरा लूँ। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कैसी है, ठीक है, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का इंटरेस्ट रेशियो क्या है। जिन लोगों को ये बात पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो एप्रिसिएशन है वो बहुत अच्छा आता है, या जिन्होंने पहले एक्सपीरियंस कर रखा है कि हमें अच्छा मिला है, तो वो उतने ही एक ही प्रॉपर्टी को पूरे अमाउंट में यानी कि कैश एक साथ लेने से बेहतर वो समझते हैं कि हम 2-3 ऑप्शन में इन्वेस्ट कर लें। क्योंकि जितना आप बैंक का इंटरेस्ट भरेंगे ना सर, बैंक का इंटरेस्ट कितना सर, 10 साल में डबल, 15 साल में 3 गुना और 20 साल में 4 गुना। और बाय द वे प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आपको मिल गया 10 गुना, तो 6 गुना तो आपकी आमदनी हो गई। बिल्कुल भाई इतना ही है। बैंक 1,000 रुपए के ऊपर कितने पैसे लेता है आपसे? 10 साल में डबल लेता है। बिल्कुल 15 साल में 3 गुना और 20 साल में 4 गुना, और 20 साल की ही बनती है सर। और 20 साल का लोन भी एंड यूजर लेता है सर,
इन्वेस्टर नहीं लेता। नहीं लेता है। इन्वेस्टर कहता है मेरे को 10 साल का दे दो, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि और 10 साल से भी वो कहता है कि अगर मेरे को एप्रिसिएशन आ गया तो मैं प्री क्लोजर करा लूंगा लोन। तो इन्वेस्टर नहीं बोलता मेरे को 20 साल का दो, उसको चाहिए होता है एंड यूजर को कि मेरी किस्त कम बने, मेरा टाइम बढ़ा दो, वो 25 साल का भी ले लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट, जो एप्रिसिएशन पोर्टफोलियो इंटरेस्ट है वो कैसा है। अगर आपने मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसी अमाउंट को 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लेने से बेहतर है कि 25-25 लाख रुपए आप 4 जगह लगा दो। एक जगह से मान लो आपको एप्रिसिएशन नहीं भी आया तो हो सका है 3 जगह आपको भाई साहब सोना ही उगल जाए, जिस सोने की हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। प्रॉपर्टी भी सोना उगलती है सर, ठीक है ना। राइट। और मान लीजिए 1 से नहीं आया, 2 से भी नहीं आया तो अगली 2 प्रॉपर्टी से आ गया, ठीक है। और रही बात ये कि जो लोग फिर भी पैसे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी नहीं ले रहे, उसके बावजूद भी जो है इंटरेस्ट पर ले रहे हैं, लोन पर ले रहे हैं, तो सर इसमें बहुत सारी रिबेट्स में मिलती हैं। अगर आपने होम लोन में भी रिबेट मिलती है आपको, आप जब ITR भरते हो, ठीक है, टैक्सेस भरते हो, तो उसमें आपको रिबेट मिलती है सर। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एप्रिसिएशन पोर्टफोलियो इंटरेस्ट क्या है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ईदर यू आर एंड यूजर और यू आर इन्वेस्टर। बिल्कुल। चलिए मदान जी, आपने आज प्रॉपर्टी के बारे में और दिल्ली NCR में फ्लैट लेने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए, फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं ये भी आपने बताया। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली और मुझे लगता है कि एपिसोड आपको भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। कैसा लगा आज का ये एपिसोड हमें कमेंट करके, लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करके पूछें और हम इसके आंसर दीपक मदान जी से लेकर आप तक पहुंचाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। देखते रहिए तिवारी जी टॉक्स शो। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।